सपोज आपने चाय बनाई, चाय को कप में डाला, कप को कुछ टाइम ऐसे ही रख दिया। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है चाय ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें से हीट ट्रांसफर होगी, चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? चाय में कुछ गिर सकता है, मक्खी भी आ सकती है चाय के अंदर, क्योंकि आपने चाय को तो ढका नहीं है। सो फर्स्ट एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। चाय में मक्खी भी गिर सकती है और चाय ठंडी भी हो सकती है। अब आपने थोड़ा दिमाग चलाया, चाय के कप को ढक दिया, आपने कवर कर दिया, चाय ठंडी तो होगी कुछ टाइम बाद, बट मक्खी गिरने का डर नहीं है। मतलब अब मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो सेकंड एग्जांपल आपको मिल गया क्लोज्ड सिस्टम का। अब आपने और दिमाग चलाया, आपने चाय को डाल दिया थर्मस ग्लास में, मतलब इंसुलेटेड ग्लास है, मतलब अब जो चाय है वो जल्दी ठंडी नहीं होगी, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इट मीन्स अब आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम मिल गया जिसमें ना तो मक्खी गिरने का डर है, ढका हुआ है, और ना ही हीट ट्रांसफर होने का डर है। मीन्स हमने यहाँ पर 3 टाइप के सिस्टम्स पढ़ लिए: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स वर्ड 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन और चेंज, मतलब हीट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ब्रांच है साइंस की जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से डील करती है, और उन एनर्जीज के बीच में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या जरूरत है हमें थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने की? सबसे पहले इट प्रिडिक्ट्स वेदर अ गिवन केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और नॉट। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज A+B टू गिव C+D। लिखने को तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी, मैंने आपको बता दिया ये टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स हेल्प करेगी मुझे प्रिडिक्ट करने में कि जो गिवन रिएक्शन है ना वो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होगी भी कि नहीं होगी। मतलब प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी कि गिवन कंडीशंस में कोई रिएक्शन अकर करेगी या नहीं करेगी। सेकेंड, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितनी होगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम क्या स्टेज होती है? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए। ये सब हम स्टडी करेंगे आगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर करोगे। ये हमें रिएक्शन का एक्सटेंट, कितनी रिएक्शन हो जाएगी, ये पता करने में हेल्प करती है। थर्ड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस सम इंपॉर्टेंट लॉज करने हमने रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हर चीज के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। तो क्या लिमिटेशंस है? थर्मोडायनेमिक्स किस बारे में नहीं बताती? इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी। ये मुझे ये तो बता देती है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बट किस स्पीड से होगी, रेट ऑफ द प्रोसेस नहीं बताती। मैंने ये तो लिख दिया 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 एटमॉस्फेयर पर रिएक्शन होगी, बट घंटे लगेंगे, दिन लग जाएंगे या महीने लग जाएंगे रिएक्शन को, ये मुझे थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताती। इट डील्स विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। शुरू में रिएक्टेंट कैसे थे, प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में तो बता रही है, बट मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रही है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या स्टेप्स थे, इसके बारे में मुझे थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं बताती। इट डील्स विद प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मैक्रोस्कोपिक है ना, आपको नेकेड आई से दिख रही है, मैंने आपको पानी दिया, आप उसका टेम्परेचर हाथ लगाकर बता दोगे या थर्मामीटर से मुझे मेजर करके बता दोगे। ये मुझे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में, ऑन अ बल्क प्रॉपर्टी के बारे में तो बता रही है, बट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रही कि जो वाटर है ना उसके अंदर एटम्स हैं, एटम के अंदर कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही। मतलब एटॉमिक मोलिक्यूलर लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मुझे कोई डाटा नहीं दे रही, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये मुझे डाटा दे देती है। अब इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी बहुत लेंथी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग रहेगा। सो करते हैं आगे इसको कंटिन्यू। सो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। अगर मैं चाय के कप को स्टडी कर रही हूँ ना, तो मेरा चाय का कप हो गया सिस्टम, उसके आसपास यूनिवर्स का सब कुछ सराउंडिंग हो गया। मतलब जिस चीज को मैं कंसीडर कर रही हूँ, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट इज सिस्टम, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, इस सिस्टम को छोड़ के जो सब कुछ है दैट इज सराउंडिंग। सो अगर मैं एक फ्लास्क है, इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, इस फ्लास्क को स्टडी कर रही हूँ, तब ये मेरा सिस्टम हो गया, और इस फ्लास्क के अलावा जितना भी आसपास की दुनिया है दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स बनता है। अभी हमने करे टाइप ऑफ सिस्टम, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्या लिखना है, चाय और मक्खी तो लिख कर नहीं आएंगे पेपर में, तो हम क्या लिखेंगे, ओपन सिस्टम, एग्जाम्पल वही रहेगा,
मतलब चाय के ग्लास में मक्खी गिर सकती है, सो मास ट्रांसफर हो सकता है, और चाय ठंडी तो हो ही रही है, मतलब हीट भी ट्रांसफर होगी। बट अगर मैंने ऊपर से चाय के ग्लास को ढक दिया या अपने फ्लास्क को कवर कर दिया, मक्खी गिरने का तो कोई चांस नहीं, सो नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस, बट हीट तो भी ट्रांसफर हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम है, आसपास आपने आइसोलेशन कर दिया, मतलब अब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ऊपर से ढका हुआ है तो मास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसी डायग्राम को अगर डेफिनेशंस में कन्वर्ट करें, सिस्टम इज सेड टू बी ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लोज सिस्टम अगर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बट नॉट द मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स जो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। सपोज मैंने आपको चाय का ग्लास दिया, उस चाय के ग्लास का क्या क्या मेजर कर सकते हो आप? टेम्परेचर क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कितनी चाय है, किस प्रेशर पर है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब कुछ आप मुझे बता सकते हो। सो दैट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिंपल भाषा में समझते हैं, ये आपका घर है, आपके घर का एड्रेस सबसे पहले क्या बताओगे? कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, देन सिटी, देन स्ट्रीट, देन हाउस नंबर, ये सब कुछ हो गया स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब आपके घर का एड्रेस। जो जो इंफॉर्मेशन आपको, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके घर का, दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब सपोज ये स्कूल है, स्कूल से आपने घर जाना है, आप कोई भी रास्ता यूज कर सकते हो। सपोज आप डायरेक्ट पहले रास्ते से जा रहे हो, बट आपका मन करा घूम फिर के जाने का, आप इधर उधर से घूम फिर के अपने घर जा रहे हो, ये सेकंड पाथ हो गया। या हो सकता है आप कोई तीसरा नया रास्ता ढूंढ लो घर जाने का, ये थर्ड रास्ता हो गया। पहुंचना तो घर ही है, मतलब स्कूल से घर जाना, ये तो एक हो गया मेरे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जिसमें मुझे पता है मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? स्कूल। मेरी इनिशियल पोजीशन, मुझे शुरू कहाँ से करना है? स्कूल से, और मुझे पहुंचना कहाँ पर है? घर पर। तो घर होगी मेरी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हो गया स्कूल, फाइनल पोजीशन होगी घर। ये तो हो गए स्टेट फंक्शंस कि मेरे को ये पता है मुझे इनिशियल कहाँ से फाइनल कहाँ पर जाना है। अब सेकंड टर्म आती है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या कहती है? कौन सा रास्ता अपनाया आपने स्कूल से घर जाने का। तीनों रास्तों में आपका डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, टाइम भी डिफरेंट होगा, मतलब वो हो गया पाथ फंक्शन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हो, कितना टाइम लगा कर जा रहे हो, सो दैट इज पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। One is state function. It is the property of thermodynamic system whose value is definite for a particular state of the system. मैंने आपको आपके घर बोल दिया, आपके घर का एड्रेस पर्टिकुलर हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया। अगर मैंने किसी और का घर बोला, सपोज अब मैंने आपके फ्रेंड का घर बोल दिया, तब सब कुछ बदल जाएगा। आपके घर का एड्रेस आपके घर का स्टेट फंक्शन हुआ, आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस उसके घर का स्टेट फंक्शन हुआ। मतलब जो आपको पर्टिकुलर स्टेट के बारे में चीजें पता है, दैट इज स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपके पास एक ग्लास था, ग्लास में वाटर था, उसका कुछ टेम्परेचर था, वो हो गया इनिशियल टेम्परेचर। आपने उस ग्लास के पानी को हीट करना स्टार्ट कर दिया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। सपोज ये टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया। कैसे हीट करा? आपने माचिस से आग लगाई, आपने बर्नर पे रखा, आपने स्टोव पे रखा, जिस पे मर्जी रखा हो। टेम्परेचर इनिशियली क्या था, फाइनली क्या था, इस पर डिपेंड कर रहा है। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। बट पाथ फंक्शन क्या है? क्या पाथ फॉलो करा? व्हेन सिस्टम पासिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पाथ फॉलो। कौन से पाथ को फॉलो करके आप इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हो, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। It depends on the nature of the path followed. So it is path function. Example work done. अब work done कैसे path function है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बिल्डिंग है, सेकेंड फ्लोर पर कोई पर्सन है, ये सेकेंड फ्लोर है ना, इस पर कोई पर्सन है। जब वो सेकेंड फ्लोर पर है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड फ्लोर पर फिक्स्ड होगी, चाहे वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाए, चाहे वो लिफ्ट से जाए, चाहे वो जैसे मर्जी जाए, पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड होगी। वो डिपेंड कर रही है ओनली ऑन द पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी है ना, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी मंजिल पर खड़े हो। ये नहीं डिपेंड करेगी आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए, लिफ्ट से गए, एलिवेटर से गए, किससे गए, ये डिपेंड नहीं करेगी। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट, कहाँ पहुंच गए, बस उस पर एनर्जी डिपेंड करेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। अब सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसने ग्राउंड फ्लोर पर आना है, कैसे आ सकते हैं? स्टेयर्स से।
दूसरा लिफ्ट से, तीसरा छलांग मार के, जैसे मर्जी आए। पर क्या हर केस में वर्क डन सेम होगा? नहीं होगा। स्टेयर्स में अलग वर्क डन होगा, सीढ़ियां उतर के आ रहा है वर्क डन डिफरेंट होगा, लिफ्ट से आ रहा है वर्क डन डिफरेंट होगा, कूद के आ रहा है वर्क डन डिफरेंट होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कौन सा पाथ लिया। सो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन है। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। जो वर्ड है ना मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है ऑन लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल पे दिख रहा है, और माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल स्केल पर, बहुत छोटे स्केल पर। सपोज आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को देखकर उसका कलर बता सकते हो, उसकी स्टेट बता सकते हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बता सकते हो, और क्या बता सकते हो आप, उसके शेप बता सकते हो, एटसेट्रा। जो चीजें आप देखकर बता रहे हो ना, दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर मैंने आपको ग्लास ऑफ वाटर दिया ना, आप बता दोगे उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है। अगर मैं आपको लैब में डेंसिटी मेजर करना सिखा दूं, आप मुझे उसकी डेंसिटी बता दोगे, प्रेशर बता दोगे। मतलब जो आप एक बल्क में सब्सटेंस है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज बता पा रहे हो, दैट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर आप इसी बॉल को एक माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स दिखने लग जाएंगे। मतलब दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो स्मॉल स्केल पर है, जिसमें आपको पता चलेगा एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स हैं, उन एटम्स का कुछ मॉलिक्यूलर मास है। ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है। बट जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इट डजंट डील विद माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये माइक्रोस्कोपिक से डील नहीं करती, ये मैक्रोस्कोपिक से डील करती है। तो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जो एक बल्क में सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। अब मेरे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी टू टाइप्स की है। वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, ये वो प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या क्वांटिटी है? एग्जांपल मास, वॉल्यूम। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ बाजार से शुगर लेकर आओ, तो आप मेरे से पूछ कर जाओगे ना कितना शुगर लाना है, कितना मास लाना है, कितने केजी लाना है, 10 किलो लानी है, 5 किलो लानी है। मतलब जो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो नेचर पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही। सपोज मैंने आपको कहा मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कितना पानी लेना है, आप सीधा मुझे बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। जितना मर्जी वाटर हो, 1 लीटर है, 10 लीटर है, जितना मर्जी वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने वाला है। मतलब टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर डिपेंड करती है। वाटर है, इतना बता देना सफिशिएंट है टू टेल मी द बॉइलिंग पॉइंट। आइस है, मैंने आपको बता दिया, आइस आपके पास है, आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट बताना है। आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि कितनी आइस लेनी है। मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट बट इट्स डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। कितना लेना है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्या लेना है इस पर डिपेंड करेगा। ऐसी और कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, एटसेट्रा। अब ये बात याद रखना, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। जब एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। एग्जाम्पल, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। मैंने आपको वाटर बोला, आप मुझे डेंसिटी बता सकते हो। मतलब डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, वो इंटेंसिव है। पर डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास बाय वॉल्यूम होता है। मास भी अमाउंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी अमाउंट पे डिपेंड करता है। सो दीज टू आर एक्सटेंसिव। ऐसे ही फोर्स भी डिपेंड करता है कितना वेट है। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। एरिया अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट है, कितना जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया कवर करेगा। So pressure doesn't depend on the amount, but force and area both depend on amount. So extensive upon extensive is intensive property. अब हमने कुछ प्रोसेस देखने हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहले जहां जहां आपको वर्ड आइसो दिख रहा है ना, इस आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। बारीक बार जो यूनिट है ना, वो प्रेशर की है। मीन्स बारीक वर्ड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्मल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज आप वाटर को हीट कर रहे हो। जब आप वाटर को हीट कर रहे हो ना, आपने ऊपर से ढका नहीं है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है, वाटर स्टीम बन के बाहर जा सकता है। मींस वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आपने ऊपर से ढका नहीं है, कवर नहीं किया है। कवर ना करने की वजह से जो स्टीम है वो बाहर निकल सकती है, ओवरऑल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बट अगर आपने ऊपर से कवर कर दिया, अब वाटर के पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम मिल गया, वो इसी वॉल्यूम में रहेगा। मींस आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। सो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस।
अब अगर आपने 9th क्लास में किया था लेटेंट हीट, जब भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है ना, आइस मेल्ट होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वैसे जब वाटर बॉयल हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, सो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर आप यही सेम काम, आपने वॉल्स लिए इंसुलेटेड, अगर आप यही सेम काम करो विद इंसुलेटेड वॉल्स, जब वॉल्स इंसुलेटेड है मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व, जब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, इट मींस इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सो अब कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? इफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन द ऑपरेशन जो हो रहा है ना इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहला आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर, मतलब ना हीट एंटर कर रही है ना लीव कर रही है, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, क्यू से हम हीट को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, मतलब डीपी इक्वल टू 0, यहाँ पर डी क्या है? चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा प्रेशर में। आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब dV इक्वल टू 0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। हमने x एक्सिस पर वॉल्यूम लिए, y एक्सिस पर प्रेशर लिए। आइसोबारिक प्रोसेस सबसे पहले देखते हैं। आइसो मीन्स सेम और बारिक मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर। अगर वॉल्यूम है सपोज V1, V1 वॉल्यूम पर भी प्रेशर ये P है, सपोज P1। V2 वॉल्यूम है अगर, तब भी प्रेशर P1। V3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम कुछ भी हो प्रेशर सेम रह रहा है, सो इट मींस इट इज आइसोबारिक। तो आइसोबारिक के लिए ये लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट आइसोकोरिक, आइसो मींस सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। अब सेम वॉल्यूम कैसे? सपोज प्रेशर है P1, P1 प्रेशर पर भी वॉल्यूम V1, P2 प्रेशर है उस पर भी वॉल्यूम V1, P3 प्रेशर पर भी वॉल्यूम V1, मींस जो भी प्रेशर हो वॉल्यूम सेम रहने वाला है। सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस इज आइसोकोरिक। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के कर्व आएंगे, बट हमेशा आइसोथर्मल का कर्व ऊपर होगा, एडियाबैटिक का नीचे होगा। अब हमने करने हैं 2 टाइप के प्रोसेस। सपोज आपने क्या किया हुआ है, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर गैस है, यहाँ पर एक गैस पड़ी है, पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ पर एक वेट पड़ा है, इसके ऊपर आप बहुत सारी सैंड रख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी फाइन पार्टिकल्स हैं सैंड के, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। आपने एक पार्टिकल उठाया, सिर्फ एक पार्टिकल, जरा सा पिस्टन नीचे जाएगा, फिर अपने आप उसी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा क्योंकि गैस है, एक्सपेंड हो जाएगी। फिर आपने एक पार्टिकल और निकाल दिया, फिर जरा सा चेंज आएगा बिल्कुल, वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम उसी पुरानी स्टेट में वापस आ जाएगा। अगर आप इन पार्टिकल को वापस रखोगे फिर से ये अपनी इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाएंगे। मतलब अगर आपने अपना काम रिवर्स कर दिया तो जो सिस्टम है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस चला गया, इट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर आप बहुत सारी सैंड इकट्ठे रिमूव कर दो, पिस्टन नीचे चली जाएगी, न्यू स्टेट आ जाएगी, क्या ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जा पाएगी? नो। मतलब 2 तरह के प्रोसेस बनते हैं, वन इज रिवर्सिबल एंड अनदर इज इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटसिमली स्लोली, मतलब आप धीरे धीरे एक एक ग्रेन करके निकाल रहे हो, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन में वापस जा सकते हो, इक्विलिब्रियम बना रहेगा एट ईच स्टेज, हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम बना रहे, देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बट आपने बहुत सारी सैंड अगर इकट्ठे उठा दी विच इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटसिमली स्लोली, आपने धीरे धीरे नहीं किया, आपने एकदम से सारी सैंड इकट्ठे उठा दी, आप उसको रीट्रेस वापस ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते हो, देन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। सो हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, वन इज रिवर्सिबल, वन इज इरिवर्सिबल। क्या डिफरेंस है दोनों में? रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप, मतलब मुझे अगर ग्रेन्स उठाने हैं ना, सारे ग्रेन्स उठाने हैं तो मैं लगी रहूंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अगर मुझे बहुत सारी सैंड इकट्ठे उठानी है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम। ये दोनों वर्ड अलग अलग है, इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, बहुत कम टाइम में काम हो जाएगा मेरा। ये इमेजिनरी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक एक ग्रेन करके लगे रहो। एज इट अज्यूम्स प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन, कंडीशंस भी कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, पिस्टन का वेट नहीं होना चाहिए। ये तो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, बट इरिवर्सिबल रियल है, परफॉर्म्ड एक्चुअली, आप असल में करके देख सकते हो। इसमें हर वक्त इक्विलिब्रियम रहेगा, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर इक्विलिब्रियम है, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम नहीं है। इसे आप रिवर्स कर सकते हो, नाम से पता चल रहा है। इट कैन नॉट रिटर्न बैक, नाम से पता चल रहा है। एक्सट्रीमली स्लोली होगा, मेजरेबल स्पीड, स्पीड सही है इसकी।
वर्क डन इज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग इरिवर्सिबल चेंज, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये कि ग्रेन करके उठाना है, वर्क डन मैक्सिमम है, इसमें वर्क डन स्मॉलर है। नाउ कम्स द टॉपिक इंटरनल एनर्जी। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक सिर्फ सिंपल टर्मिनोलॉजी थी जो हमें पता होनी चाहिए चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहली जो टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नेम से पता चल रहा है एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है विद इन द सिस्टम दैट इज इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम और सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से भी लिख सकते हैं, ई से भी लिख सकते हैं। अब किसी भी सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? बहुत सारे टाइप की एनर्जी हो सकती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। एटम के अंदर बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी। पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि डिफरेंट टाइप्स की है। ट्रांसलेशनल, पार्टिकल सीधा जा रहा है, रोटेशनल, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेशनल, अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। सो डिफरेंट टाइप की एनर्जी एक सिस्टम के अंदर हो सकती है। इन सब का सम टोटल इंटरनल एनर्जी बनेगा। अब किसी भी सिस्टम की ना एब्सोल्युटली हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैं उसमें कितनी टोटल इंटरनल एनर्जी है ना वो कैलकुलेट नहीं कर सकती। मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, दो डिफरेंट स्टेट्स में उसके पास क्या क्या एनर्जी है। इनिशियल स्टेट में क्या एनर्जी है, फाइनल स्टेट में क्या एनर्जी है। तो अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस ले लूंगी ना तब मुझे मिलेगा इंटरनल एनर्जी चेंज। मतलब मैं इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट नहीं कर सकती बट मैं इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू से लिखेंगे इज इक्वल टू U2 माइनस U1। यहाँ पर U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कितनी है, और U2 क्या है, इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट। जब मैं फाइनल स्टेट पर मेजर कर रही हूँ तो मैं U1 और U2 का डिफरेंस लेकर इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकती हूँ बट मैं एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकती। अब ये ना एक वर्ड याद रखना, एग्जिस्ट, EXIST, इससे आपको काफी चीजें याद रहेगी। आई का मतलब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तभी तो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रही है। आपके पास एक कंटेनर है वाटर का, अब इस वाटर के कंटेनर के पास शुरू में कुछ इंटरनल एनर्जी है U1। आपने क्या करा, इसको हीट करना शुरू कर दिया, नीचे बर्नर लगा दिया, बर्नर लगाने के बाद आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हीट करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी होगी U2। ये सिर्फ डिपेंड करेगा U1 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर कि कितनी एनर्जी है। इट विल नॉट डिपेंड कि U1 से U2 आने में कौन सा पाथ फॉलो हुआ। ठीक है, मतलब इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पर डिपेंड करेगी कितना अमाउंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्क डन से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।